हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 19 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। परीक्षा दृष्टि से देखा जाए जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं आपके न्यूज़पेपर में, उन सबको प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे इस वीडियो में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो इस वीडियो क्लास को मासिक पैकेज के रूप में हम लोगों ने डिजाइन करके रखा है, जिस मासिक पैकेज के अंतर्गत डेली आपको वीडियो क्लास तो मिलता ही मिलता है। इसके अलावा आपको डेली प्रिंटेबल पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ 10 एमसीक्यू ऑनलाइन टेस्ट, महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ। हमारा पूरा का पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मासिक पैकेज का लिंक इसी वीडियो के पिन कमेंट में आप चेक करेंगे, वहां से मिल जाएगा। अन्यथा आप हमारी वेबसाइट पर जाकर जो वीडियो लेक्चर का सेक्शन है वहां पर ओपन करेंगे तो अगस्त महीने का मासिक पैकेज दिख जाएगा, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। आपको डेली प्रिंटेबल पीडीएफ, एमसीक्यू टेस्ट, कंपाइल पीडीएफ और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो मासिक पीडीएफ होती है वो भी आपको वहां पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी खबरें आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं विश्व फोटोग्राफी दिवस। अब यहां पर जो विश्व फोटोग्राफी दिवस होता है इसको कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, विश्व फोटोग्राफी दिवस होता है हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि आज का जो दिन है इसको वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। बात की जाए, इसका उद्देश्य फोटोग्राफी की कला, इतिहास और सामाजिक महत्व के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है। बात की जाए तो यह दिवस फोटोग्राफी की आविष्कार और उसके विकास को सम्मानित करने के साथ साथ में दुनिया भर के फोटोग्राफरों की रचनात्मकता को प्रोत्साहित भी करता है। यहां पर देखा जाए, फोटोग्राफी आज कला, पत्रकारिता, विज्ञान, शिक्षा और दस्तावेजीकरण की महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। ठीक है, 19 अगस्त का चयन ऐतिहासिक रूप से डेंगेरियोटाइप प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसे फ्रांस ने 1839 में सार्वजनिक किया था। ठीक है, यही डेंगेरियोटाइप प्रक्रिया जो थी उसी से जुड़ा हुआ है 19 अगस्त, इसीलिए हर साल 19 अगस्त को देखा जाए तो विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। झांसी का 140 साल पुराना जो परीक्षा वेयर था, इसको अब ग्लोबल हेरिटेज का दर्जा दे दिया गया है। यहां पर बात की जाए तो झांसी का परीक्षा वेयर लगभग 140 वर्ष पुराना है और बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, जो परीक्षा वेयर है, ठीक, ये कहां पर अवस्थित है? ये अवस्थित है बेतवा नदी पर। यहां पर देखा जाए यह जल संरचना उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक जल इंजीनियरिंग का उदाहरण भी है। बात करें तो इसकी लंबाई 1174 मीटर है तथा नदी तल से ऊंचाई अगर हम बात करें तो 16.8 मीटर है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हिस्सा, इसी हिस्से को देखा जाए तो ग्लोबल हेरिटेज के रूप में दर्जा दिया गया है। बात की जाए, जबकि इसमें 318 स्टील फॉलिंग शटर लगाए गए हैं, स्टील फॉलिंग शटर लगाए गए हैं। बात की जाए तो इसकी जल संचयन क्षमता 1700 MCF है। ठीक, 1700 MCF थी, जिससे बढ़ाकर कितनी हो गई है? 2400 MCF कर दी गई है। इससे बुंदेलखंड में सिंचाई और जल उपलब्धता को और ज्यादा मजबूती मिली है। इसे विश्व धरोहर सिंचाई संरचना के रूप में वैश्विक पहचान मिली है, जिससे बुंदेलखंड की जल विरासत एवं कृषि आधारित विकास को नई पहचान मिलेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित परीक्षा वेयर है, इसको विश्व धरोहर सिंचाई संरचना का दर्जा प्रदान किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निर्यात में वृद्धि की गति जो है ये तेज हुई है, चर्चा करते हैं। अब ये पॉइंट देखा जाए आपके जीएस पेपर 6 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीएस पेपर 6 के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है। चर्चा की जाए तो उत्तर प्रदेश के निर्यात में जो वृद्धि है, निर्यात की वृद्धि, इसके बारे में चर्चा करें। अप्रैल मई 2026 में उत्तर प्रदेश के निर्यात में 84.5 की वृद्धि दर्ज की गई है। यहां पर देखा जाए, भारत के कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी जो है ये 8.1 से बढ़कर कितना? 14% हो गई है। कितना हो गई है? 8.1 से बढ़कर 14% हो गई है। निर्यात के मामले में राज्य का राष्ट्रीय रैंक 5वें से बढ़कर तीसरे स्थान पर आ गया है, यानी कि पहले 5वें स्थान पर था निर्यात के मामले में उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यहां पर देखा जाए जो उन्नाव, हरदोई, फर्रुखाबाद और मुरादाबाद है, इनमें नए निवेश से निर्यात तथा कृषि के संबद्ध क्षेत्रों की मांग बढ़ने की संभावना भी व्यक्त की गई है। यानी कि जो उन्नाव है, हरदोई है, फर्रुखाबाद है एवं मुरादाबाद है, यहां पर अगर नए निवेश किए जाते हैं तो निर्यात तथा कृषि से संबंधित जो क्षेत्र है ना, उसकी मांग और ज्यादा बढ़ेगी भविष्य में। चलिए आगे देखते हैं। 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक, इसका आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया था। जो 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। देखा जाए तो 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा की जा रही है। बैठक का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरणीय सहयोग को मजबूती प्रदान करना, सदस्य देशों के बीच में सर्वसम्मति विकसित करना एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस चर्चा को आगे बढ़ाना है। आगे चर्चा की जाए
भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय क्या है? ये विषय इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर देखा जाए भारत इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और ब्रिक्स से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण समिट होंगे उन सब का आयोजन भारत में ही किया जा रहा है। इस बार जो ब्रिक्स आयोजित किया जाएगा उसका थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर अ रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इसका थीम है, जो लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता पर केंद्रित है। बात करें तो बैठक के माध्यम से ब्रिक्स देशों के बीच में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास से संबंधित सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर आपको जो 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का बैठक है इसके बारे में पता चल गया। नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? भूपेंद्र यादव के द्वारा की जा रही है। उद्देश्य क्या है? जो ब्रिक्स कंट्रीज है उनके बीच में आपसी सहयोग, आपसी पर्यावरण सहयोग जो है उसको बढ़ावा देना है। ब्रिक्स का थीम क्या है? ब्रिक्स का थीम बिल्डिंग फॉर अ रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी है। और वहीं पर देखा जाए इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है उस उद्देश्य को भी हमने चर्चा की। चलिए आगे देखते हैं श्रावणी के बारे में। जो श्रावणी है, श्रावणी इसके बारे में चर्चा करें। भारतीय बहुभाषी वाक पहचान मॉडल है श्रावणी। श्रावणी भारत की पहला बहुभाषी भारतीय वाक पहचान मॉडल है जो क्षेत्रीय और गैर अनुसूचित भारतीय भाषाओं में स्वचालित वाक पहचान की सुविधा प्रदान करता है। यहां पर देखा जाए यह 20 अनुसूचित भाषाओं और 45 क्षेत्रीय भाषाओं तथा बोलियों को कवर करता है और बोले गए शब्द को 10 लिपियों में पाठ में बदल सकता है, 10 लिपि पाठों में परिवर्तित भी कर सकता है। बात की जाए तो मॉडल गारो, अंगिका, चकमा, कोक, बोरोक, तुलु, बुंदेली और बज्जिका जैसी भाषाओं को भी समर्थन देता है जो भाषा की स्वतः पहचान करता है। ठीक है, ये जो श्रावणी पोर्टल है, ठीक, आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि अगर आप चकमा क्षेत्र में असम में पहुंचते हैं और वहां पर आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही क्या बोल रहा है, ठीक, इस एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करिएगा और इस जो श्रावणी ऐप है इसके माध्यम से रियल टाइम में आपको उसकी जो लैंग्वेज है, अगर आपको बुंदेली समझ में आती है तो बुंदेली में कन्वर्ट करके आपको दे देगा। ठीक है, ये स्वतः पहचान करके दे देगा। देखा जाए तो यह भारतीय विज्ञान संस्थान की प्रोजेक्ट वाणी पर आधारित फास्ट कन्फर्मर वास्तुकला के उपयोग करता है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और ई शासन के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा यह भारतीय बहुभाषी वाक पहचान मॉडल है श्रावणी। चलिए, परीक्षा में पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा मेरा श्रावणी निम्नलिखित में से क्या है, या हाल ही में चर्चा मेरा श्रावणी क्या है? तो याद रखिएगा ये क्या है? भारतीय बहुभाषी वाक पहचान मॉडल है। चलिए आगे देखते हैं। पेटरमैन ग्लेशियर का 76.4 वर्ग किलोमीटर हिमखंड जो है ये अलग हो गया है। ठीक है, यहाँ पर जो पेटरमैन ग्लेशियर है इसका 76.4 किलोमीटर का हिस्सा ये टूटकर अलग हो गया है। बात की जाए तो पेटरमैन ग्लेशियर उत्तर पश्चिम ग्रीनलैंड में नेरुस जलडमरू के पूर्व में स्थित है और ग्रीनलैंड हिमचादर को आर्कटिक महासागर से जोड़ने वाला प्रमुख ग्लेशियरों में शामिल है। 4 अगस्त 2026 को इससे लगभग 76.4 वर्ग किलोमीटर का हिमखंड अलग हुआ जो 2012 के बाद से सबसे बड़ा तैरता हिमखंड का नुकसान है। यहां पर देखा जाए नॉरिस जलडमरू ग्रीनलैंड और कनाडा के एलिस मेरे द्वीप के बीच में स्थित संकीर्ण समुद्री मार्ग है। ये पॉइंट याद रखिएगा, स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस पॉइंट को यहां पर रखा गया है। आपकी परीक्षा में ज्योग्राफी में यह सवाल पूछ सकता है कि जो नॉरिस जलडमरू है किसके बीच में अवस्थित है? तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में जो एलिस मेरे द्वीप है, ठीक है, जो कनाडा का एलिस मेरे द्वीप है इसी के बीच में, ग्रीनलैंड और एलिस मेरे द्वीप के बीच में सकरा सा हिस्सा है जिसको आप नॉरिस जलडमरू के नाम से जानते हैं। यहां पर बात की जाए तो पेटरमैन ग्लेशियर का नाम जर्मन मानचित्रकार ऑगस्ट हेनरिक पेटरमैन के नाम पर रखा गया था और हाल ही के वर्षों में इसके हिम प्रवाह में तेजी देखी गई है। यानी कि जो हिम प्रवाह है उसमें भी तेजी देखी गई है। इसके जो ग्लेशियर है इसके हिम छोटे छोटे टुकड़े टूट टूट कर विखंडित हो रहे हैं जो पर्यावरणीय क्षति का द्योतक भी है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग ने अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली 2.0 की शुरुआत की है। बात की जाए तो केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल ने अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली 2.0, जिसको आप शॉर्ट में ऐप को MS 2.0 के नाम से भी जानते हैं, इसका शुभारंभ किया है। यहां पर बात की जाए तो उन्नत पोर्टल का उद्देश्य, ये जो उन्नत पोर्टल है इस पोर्टल का उद्देश्य सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दूसरी अपीलों और शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया को
अधिक सुव्यवस्थित एवं डिजिटल बनाना है और इसी उद्देश्य से ये ऐप को MS 2.0 का शुभारंभ किया गया है। बात की जाए तो अपील एवं शिकायत प्रबंधन प्रणाली पहली बार सितंबर 2016 में शुरू किया गया था, जिसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन दूसरी अपील एवं शिकायतें दर्ज कर सकते थे। नई प्रणाली में मामला पंजीकरण, सुनवाई, निर्धारण, निर्णय जारी करना एवं निर्णय अपलोड करना जैसी प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से डिजिटल प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं अपराजिता परांग ला 2026। यहां पर देखा जाए एनसीसी की बालिका कैडेट की हाई एल्टीट्यूड ट्रैक है ये। ठीक है, बात की जाए तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के अखिल भारतीय बालिका उच्च ऊंचाई ट्रैकिंग अभियान, जिसका नाम है अपराजिता परांगला 2026 ट्रैकिंग, इसको रवाना किया है। 30 दिवसीय यह ट्रैक 250 किलोमीटर लंबे परांगला दर्रे से होकर हिमाचल प्रदेश के स्पीति को लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र से जोड़ने का कार्य करेगा। ठीक है, बात की जाए तो अभियान में 28 बालिका कैडेट पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनका नेतृत्व तीनों सेनाओं की महिला अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य बालिका कैडेट्स में साहस, नेतृत्व, आत्मनिर्भरता एवं टीम भावना विकसित करना है तथा उच्च ऊंचाई वाले चुनौतीपूर्ण अभियानों का अनुभव भी प्रदान करना है। आगे चर्चा करें ऋषभ पंत के बारे में। एक महत्वपूर्ण खबर, स्पोर्ट्स से रिलेटेड पॉइंट्स, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाकर इतिहास रच दिया। यहां पर बात करें ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और विश्व के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि 51वें टेस्ट मैच में हासिल कर और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड ऋषभ पंत के नाम पर, पहले भारतीय बन गए हैं, साथ ही साथ विश्व के चौथे बल्लेबाज बन गए जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाए हैं। बात की जाए पंत से पहले बेन स्टोक, ब्रेडन मैकुलम और एडम गिलक्रिस्ट को यह उपलब्धि हासिल हुई है। पंत ने 100 छक्के के साथ टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों की सूची में बेन स्टोक 138, ब्रेडन मैकुलम 107 और पंत गिलक्रिस्ट 100 पर हैं। यानी कि वर्तमान में देखा जाए जो पंत और गिलक्रिस्ट है इन्होंने 100 छक्के मारे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं सेमीकॉन इंडिया 2026 का आयोजन नई दिल्ली में 17 से 19 सितंबर तक किया जाएगा। ठीक है, जो सेमीकॉन इंडिया है इसका पांचवा संस्करण जो है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। कब से कब तक होगा? 17 से लेकर 19 सितंबर के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। बात करें तो सेमीकॉन इंडिया 2026 का 5वां संस्करण 17 से 19 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय इस आयोजन में 40 से अधिक देशों के लगभग 240 प्रदर्शक कंपनियां और 500 से अधिक प्रदर्शक पार्टिसिपेट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही साथ अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड और मलेशिया के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात जो सीईओज हैं वो यहां पर इस बैठक में साथ में अध्यक्षता करेंगे। देखा जाए तो सम्मेलन का मुख्य फोकस सेमीकंडक्टर उद्योग, वैश्विक सहयोग और मेक इन इंडिया के तहत भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो सेमीकॉन इंडिया है इसका 5वां संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसका 5वां संस्करण 17 से लेकर 19 सितंबर 2026 के बीच में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए UIDAI ने स्कूली छात्रों के 2 करोड़ से अधिक अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा कर लिया है। ठीक, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जो आधार पर बायोमेट्रिक पूरा करने का लक्ष्य था उस ओर देखा जाए UIDAI ने एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने देश भर में स्कूली बच्चों के 2 करोड़ से अधिक अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यहां पर बात करें तो यह विशेष अभियान सितंबर 2025 में शुरू किया गया था और अब तक 1.56 लाख से अधिक यानी कि 1 करोड़ 56 लाख से अधिक विद्यालयों में इसके 1.56 लाख यानी कि 1,56,000 से अधिक विद्यालयों को इसके दायरे में शामिल किया गया। यहां पर देखा जाए अभियान के तहत बच्चों को विद्यालयों में ही आधार बायोमेट्रिक अपडेट की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जिससे प्रक्रिया अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनी। यानी कि स्कूल में ही जाकर जो बायोमेट्रिक वगैरह है बच्चों को कर दिया जाता था, इससे बच्चों को लाइन लगाने की जो असुविधाएं होती थी वो नहीं पड़ती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार यह अभियान करोड़ों विद्यार्थियों तक आधार सेवा की सीधे पहुंचाने में सहायक रहा है। चलिए अब आते हैं कुछ प्रश्नों पर, जो प्रश्न आज के इस करंट अफेयर की क्लास पर आधारित है, जिनका उत्तर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। हमारा पहला सवाल क्या है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 19 अगस्त को या फिर 21 अगस्त या 25 अगस्त को? क्वेश्चन नंबर 2 है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार
जिसको आप राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहले जानते थे, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसे चुना गया है? नीरज चोपड़ा, लक्ष्य सेन, ऋषभ पंत या फिर बेन स्टोक। आगे देखते हैं, परीक्षा वेयर किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा वेयर जो है ये किस नदी पर अवस्थित है? गंगा, यमुना, बेतवा या फिर चंबल। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रावणी वाक पहचान मॉडल कितनी अनुसूचित भाषाओं को कवर करता है? 15 अनुसूचित भाषाओं को, 8 अनुसूचित भाषा 18 अनुसूचित भाषाओं को, 20 अनुसूचित भाषाओं को या फिर 22 अनुसूचित भाषाओं को। आगे देखते हैं, हमारा अंतिम सवाल क्या है? टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ठीक है, पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाए हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत या फिर रविंद्र जडेजा। ठीक है, तो ये 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं, इन 5 सवालों का उत्तर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। वीडियो हमारा कैसा आपको लगता है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी क्लास आपको पसंद आए, तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखा करें। ठीक, और वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। और वीडियो जब एंड होता है ना, हम आपको देते हैं डेली करंट अफेयर का टास्क कि अपना ये टास्क कंप्लीट करें हमारे साथ में। हम भी करंट अफेयर आपको पढ़ाते हैं, तो आप भी उस करंट अफेयर के टास्क को कंप्लीट करें। और जब टास्क आपका कंप्लीट होता है, तो टास्क कंप्लीट होने के बाद में वीडियो के एंड में आपको क्या लिखना होता है? वीडियो के एंड में आपको लिखना होता है डन। डन का मतलब ये है कि आपने वीडियो को कंप्लीट किया। और मैं डेली देखता हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को कंप्लीट करते हैं, लास्ट में डन लिखते हैं। इससे होता क्या है, इससे हमको भी पता चलता है कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो को कंप्लीट करके अंत तक जरूर देखते हैं डेली। ठीक है, तो वीडियो जब भी आप एंड करें तो आपको लास्ट में डन जरूर लिखना है क्लास में। और लगातार जुड़े रहें घटना चक्र की टीम के साथ। हमारी पूरी टीम आपकी परीक्षाओं के लिए एक परीक्षा उन्मुख तैयारी करने के उद्देश्य से देखा जाए दिन रात कार्य करती रहती है। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इन्हीं सब बातों पे अपनी बातों को हम करेंगे समाप्त इन सब बातों के साथ। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास और ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से ली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।